आप लोगों ने आज का थंबनेल देख के ये पता तो लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ आज की इस वीडियो के बारे में कि गाइज़ ये वीडियो सिर्फ A6400 की सेटिंग्स के बारे में नहीं है। सोनी के जितने भी कैमरे हैं, चाहे वो एकदम बेसिक A6000 हो या फिर उनका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल A9 हो, अगर आप उनका मेन्यू देखें और उनके फीचर्स देखें तो 70% फीचर जो है वो ऑलमोस्ट सब में सेम होते हैं। तो ये वीडियो उन सब के लिए हेल्पफुल होगा जिनके पास सोनी अल्फा सीरीज़ का कोई भी कैमरा है। प्लस सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ गाइस कि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, मतलब उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने सोनी अल्फा के मेन्यू के अंदर जाके एक एक सेटिंग को एक्सप्लेन किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी सेटिंग होगी जो हो सकता है कि आपको शुरू से उस सेटिंग के बारे में ना पता हो और वो सेटिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आगे जाके। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, यार बहुत मेहनत करी है इस वीडियो के लिए, मतलब लिटरली बोल बोल के मेरा गला सूख गया था आप देख ही रहे ड्यूरेशन इस वीडियो का। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो, एक लाइक दे दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फालतू का टाइम बर्बाद ना करते हुए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी अभी सोनी अल्फा कैमरा यूज़ करना शुरू किया है, अगर किसी भी सेटिंग के दौरान आप लोगों को एक ऐसा सा मैसेज दिखता है कि दिस ऑपरेशन और सेटिंग इज़ नॉट अवेलेबल एज फॉलोज, तो आप उसमें नीचे देखिए कि वो दिखा रहा है कि शूट मोड, आप मैनुअल मोड पे शूट कर रहे हैं। तो आप अपना मोड जैसे ही चेंज करेंगे ये मैसेज हट जाएगा और आप उस पर्टिकुलर सेटिंग को यूज़ कर पाएंगे। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपको कुछ ऐसे ऑप्शन ग्रेड आउट दिखें, यहाँ पे ये ग्रेड आउट नहीं है लेकिन आपको ये ग्रेड आउट दिख सकते हैं। उस सिनेरियो में आप अपने मोड डायल को, अगर आप वो फ़ोटो में है तो उसको वीडियो मोड में कर दीजिए, और अगर वीडियो मोड में है तो फ़ोटो मोड में कर दीजिए, और वो वो सेटिंग एक्सेसिबल हो जाएंगी आपके लिए। एंड अब हम जाके अपने कैमरे का मेन्यू बटन प्रेस करते हैं और उसकी एक एक सेटिंग को एक एक करके डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम फर्स्ट कैटेगरी के फर्स्ट पेज पे हैं और हमारा पहला ऑप्शन है फाइल फॉर्मेट। इसमें हम रॉ और जेपैग की जो डिबेट है उसको बिना टच करे हुए मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप बहुत सारी फ़ोटोज़ शूट करते हैं और आप उन फ़ोटोज़ को ज़्यादा एडिट नहीं करना चाहते हैं तो आप जेपैग चूज़ करिए। जेपैग में फ़ोटो एग्जैक्टली वैसी ही आएगी जैसे कि आपके व्यू फाइंडर में दिखेगी जब आप फ़ोटो ले रहे होंगे। लेकिन अगर आप फ़ोटोज़ को प्रोफेशनली एडिट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस फोटो को आप कंप्यूटर पर डाउनलोड करके उसको प्रॉपर फोटोशॉप में एडिट करें या किसी और सॉफ्टवेयर में एडिट करें, तो उस केस में आप रॉ में शूट कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं जो कि है आपकी जेपैग क्वालिटी एंड जेपैग इमेज साइज़। सो जेपैग क्वालिटी में आप हमेशा एक्स्ट्रा फाइन चूज़ करें जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, और अगर जेपैग इमेज साइज़ की बात करें तो आप पहला ऑप्शन जो कि 24 मेगापिक्सल है ये साइज़ चूज़ करें, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी हाईएस्ट रेजोल्यूशन है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एस्पेक्ट रेशियो। इसमें जो 3:2 का जो पहला ऑप्शन है ये आपको सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन देता है, जो कि आप बाद में पोस्ट में एडिटिंग के टाइप पे उसको 16:9 पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं और 1:2 पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप इसमें से कोई और रेजोल्यूशन चूज़ करने की कोशिश करते हैं जैसे कि 16:9 या 1:1 और आप रॉ में शूट कर रहे हैं तो रॉ में ये दोनों ऑप्शन काम नहीं करता है। रॉ में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटो 3:2 वाले ऑप्शन पे ही आती है। ओके, अगर हम अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें जो कि यहाँ पे है हमारा पैनोरामा, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्रेड आउट है क्योंकि मैंने मोड डायल पे फ़ोटो मोड सेलेक्ट कर रहा है, ना कि पैनोरामा मोड। सो इसको ठीक करने के लिए मैं अपने मोड डायल पे पैनोरामा सेलेक्ट करूँगा और आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन इनेबल हो गया है। पैनोरामा एक तरीका होता है जिसकी मदद से हम एक्सट्रीमली वाइड एंगल फ़ोटो खींच सकते हैं बिना किसी वाइड एंगल लेंस के, और इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है गाइस। आपको सिर्फ कैमरा के स्क्रीन पे जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उसको फॉलो करने हैं, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर जाके आप यहाँ पे कैमरा के पैनोरामा का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं कि आप किस डायरेक्शन में पैनोरामा लेना चाहते हैं। एंड दैट्स इट। ओके गाइस, सो इस टैब के सेकंड पेज पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक है लॉन्ग एक्सपोजर NR और एक है उसके बाद है आपका हाई ISO NR। सो NR का मतलब होता है नॉइस रिडक्शन। सो अगर आप कोई ऐसा बहुत ही डार्क में अगर आप शूट करने का प्लान कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप उसको फिर एडिट ना करें, डायरेक्टली कैमरा से जो फ़ोटो खींचिए उसको अपलोड कर दें, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्लान है कि आप फ़ोटो खींच के इसको एडिट करेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन सेटिंग को आप ऑफ ही रखें और इस वाली सेटिंग को आप नॉर्मल रखें।
अगर आप टाइम लैप्स फोटोग्राफर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों सेटिंग्स को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं तो आपके प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा। हमारी नेक्स्ट सेटिंग है कलर स्पेस, और इसमें हम हमेशा sRGB सिलेक्ट करते हैं और Adobe RGB सिलेक्ट नहीं करते हैं। और इसी पेज पे जो हमारा लास्ट ऑप्शन है लेंस कंपोजिशन, मैं इसको इग्नोर करूंगा क्योंकि इसका इतना कुछ खास यूज़ है नहीं। तो अब हम पेज नंबर 3 पे मूव करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सेटिंग्स हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप के पेज 3 पे जो पहले 3 सेटिंग्स हैं इनको मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक सेटिंग्स हैं जो कि ऑटोमेटिक मोड में ज़्यादा यूज़ होती हैं। अगर आप ऑटोमेटिक मोड में शूट करते हैं तो आप अपने कैमरा के मोड डायल को ऑटो में सेट करें और उसके बाद इन सेटिंग्स के ऊपर आके आप डिलीट का बटन दबाएं। उससे क्या होगा कि वो कैमरा आपको अपने आप दिखाएगा कि ये तीनों सेटिंग क्या करती हैं। सो अगली जो हमारी सेटिंग है वो है आपका ड्राइव मोड। ये सेटिंग डिसाइड करती है कि आपका कैमरा कितनी फ़ोटो लेता है। तो अगर हम इसके अंदर जाके देखें तो सिंगल शूटिंग मतलब आपका कैमरा एक बार में एक फ़ोटो लेगा। हाई स्पीड मोड, इस पर कैमरा आपका बर्स्ट शूट करेगा, क्योंकि ये कैमरा एक सेकंड में 11 फ़ोटोज़ खींचता है, तो ये आपकी 11 फ़ोटोज़ खींचेगा। ये मोड आपका बेसिकली स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या हाई स्पीड स्पोर्ट्स एक्शन फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें भी हमारे पास स्पीड के 3 ऑप्शन होते हैं, हाई प्लस, हाई, मिड एंड लो। ये डिफरेंट स्पीड सेटिंग है, अलग अलग तरीके की स्पीड है, आप इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगला है आपका सेल्फ टाइमर 2 सेकंड, मतलब बेसिकली इस पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये 2 सेकंड के टाइमर के बाद कैमरा अपने आप फ़ोटो खींच देगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट मोड है ये सेल्फ टाइमर 2 सेकंड 3 इमेजेस, मतलब कैमरा 2 सेकंड के टाइमर के बाद 3 इमेजेस कंटिन्यूस खींचेगा। फिर हम जो नीचे देख रहे हैं BRK C, BRK S एंड BRK W, ये बेसिकली आपका ब्रैकेटिंग मोड है। यहाँ पे कैमरा मल्टीपल फोटोज़ खींचता है और ये थोड़ा सा एडवांस है, तो मैं इसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ। मैं इस पर एक अलग से ट्यूटोरियल बना के डालूंगा। सो मैं ब्रैकेट सेटिंग को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने बोला उस पर मैं एक सेपरेट ट्यूटोरियल डालूंगा। तो हमारा नेक्स्ट सेटिंग इस पेज में है आपका इंटरवल शूटिंग फंक्शन, विच इज़ अ टाइम लैप्स मोड। इस फंक्शन के थ्रू हम 4K हाई क्वालिटी टाइम लैप शूट कर सकते हैं। अगर हम इस सेटिंग के थ्रू टाइम लैप शूट करते हैं तो हमको 1000, 200, 500 इतनी फ़ोटोज़ लेके उनको कंप्यूटर पर एडिट करके टाइम लैप से मूवी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इस सेटिंग के थ्रू कैमरा मूवी नहीं बनाता, वो सीधे आपको टाइम लैप्स के लिए फ़ोटोज़ खींच के दे देता है, जो कि आपको बाद में कंप्यूटर में जाके एडिट करनी पड़ती है। कि अगर आपको टाइम लैप्स शूटिंग एक्टिवेट करनी है तो आपको ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा। आपको इसको सबसे पहले तो ऑन करना होगा। स्टार्ट टाइम का मतलब है कि आप जब शटर बटन दबाएंगे तो कैमरा कब शूट करना शुरू करे, तुरंत शूट कर दे या फिर आपके शटर बटन दबाने के 2 सेकंड बाद शूट करना शुरू करे। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि कितने सेकंड बाद मेरा कैमरा शूट करना स्टार्ट हो। इसके बाद शूटिंग इंटरवल, एज वी नो कि हर फोटो के बीच में आप कितने सेकंड का गैप चाहते हैं, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। नंबर ऑफ शॉट्स सेल्फ डिफाइंड है कि आप कितने शॉट्स चाहते हैं टाइम लैप्स में, जो कि एक सिंपल मैथ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम लैप्स 10 सेकंड का हो और आप अगर 25p की टाइमलाइन पे एडिट कर रहे हैं या शूट कर रहे हैं तो बेसिकली 1 सेकंड में आपको 25 फ़ोटो लगेंगी, तो 10 सेकंड में आपको 250 फ़ोटो लगेंगी। तो यहाँ पे आप 250 शॉट्स डाल देंगे। AE ट्रैकिंग सेंसिटिविटी, AE का मतलब हो गया आपका ऑटो एक्सपोजर। तो इसमें क्या होगा कि टाइम लैप्स, अगर आप कहीं पे आपने लंबा टाइम लैप्स लगाया और वहाँ पे लाइट में कोई चेंज हो रहा है, सपोज सूरज निकला हुआ और बाद में बादल आ गया, थोड़ा अंधेरा हो गया, तो कैमरा अपने आप ही आपके ब्राइटनेस लेवल को ऐड करके कंपनसेट कर देगा। इसमें डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं मिड, लो, हाई, अलग अलग सेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ऑप्शन है आपका साइलेंट शूट इन इंटरवल। सो अगर ये आपकी सेटिंग ऑफ है तो आप 900 फ़ोटो अगर खींच रहे हैं तो हर फोटो के बाद आपका कैमरा जब फोटो खींचेगा तो खिच 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 ऐसे करके 900 फ़ोटो तक ये खिच खिच करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज़ ना आए और कैमरा साइलेंटली काम करे तो आप इसको ऑन कर देंगे तो आपका कैमरा साइलेंटली फ़ोटो खींचेगा। लेकिन एक वार्निंग है, कई बार साइलेंट शूटिंग मोड में फ़ोटो में कुछ वियर्ड इफेक्ट आ जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक्चुअल टाइम लैप्स लेने से पहले आप पहले साइलेंट फ़ोटो मोड पे लगा के एक छोटा सा डेमो 2-4 फ़ोटोज़ का एक वो करके देखें, जिसमें आपको दिख जाएगा कि आपके फ़ोटोज़ में इफेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप ये मोड बिना किसी टेंशन के यूज़ कर सकते हैं। थक गए? ब्रेक चाहिए? चाय, कॉफ़ी, सुसु? अगर कोई ब्रेक चाहिए तो अभी ले लो, और नहीं चाहिए तो लेट मी नो, वी कैन स्टार्ट। नहीं चाहिए? ओके, देन लेट्स कंटिन्यू। मेमोरी रिकॉल एंड रजिस्टर कस्टम शॉट। सो गाइज, इस पे मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा कि हम ये सब कैसे सेट करते हैं, मेमोरी रिकॉल एंड ऑल। सो लेट्स गो टू टैब 1 पेज 5 फोकसिंग मोड।
सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फोकसिंग मोड होते हैं, AFS, AFA, S इज़ फॉर सिंगल, A इज़ फॉर ऑटोमेटिक। इसमें क्या होता है गाइस कि इन दोनों मोड में अगर आप इन दोनों में से कोई भी मोड यूज़ कर रहे हैं और आप किसी चीज़ पर फोकस लॉक करते हैं तो कैमरा वहाँ पे फोकस तब तक करा रहेगा जब तक आप शटर को हाफ प्रेस करके रखेंगे। भले ही आप कैमरे को कहीं पे भी घुमा दें लेकिन कैमरे का फोकस वहीं पे सेट रहेगा। आप जैसे ही अपनी उंगली शटर पे से हटाएंगे आपका कैमरे का फोकस हट जाएगा। AFC तो इसका मतलब है ऑटो फोकस कंटिन्यूस। इसमें क्या होगा कि आपका ऑटो फोकस जो है वो आपका कंटिन्यूसली आपके साथ ट्रैक करेगा। अगर आप अपने कैमरे को कहीं किसी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो कैमरा भी उसी डायरेक्शन में फोकस करेगा। अगर आपका सब्जेक्ट आपका इधर उधर मूव होता है तो आपका फोकस भी उसी के साथ मूव होगा जब तक कि आपका शटर बटन दबा रहेगा। 90 to 95% मैं यही मोड यूज़ करता हूँ अपने कैमरे में। MF इज़ मैनुअल फोकस। इस मोड में आपके कैमरे का ऑटो फोकस बंद हो जाता है और आपको मैनुअल फोकस करना पड़ता है लेंस के थ्रू। अगर हम DMF की बात करें तो DMF इज़ अ डायरेक्ट मैनुअल फोकस, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इस मोड में क्या करता है कि कैमरा पहले ऑटो फोकस करता है और बाद में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ऑटो फोकस को ओवरराइड करके मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं फोकस को। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए अपने फोकसिंग में तो ये मोड बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस दोनों का मिक्स होता है। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें जो कि है प्रायोरिटी सेट इन ऑटो फोकस S एंड ऑटो फोकस C, इन दोनों को हम बैलेंस एम्फेसिस में लाके छोड़ देंगे। मतलब यहाँ पे हमको बैलेंस एम्फेसिस ही सिलेक्ट करना है। अगर हम फोकस एरिया वाले ऑप्शन की बात करें तो ये हमको हेल्प करता है कि पूरी स्क्रीन में आप कौन से पर्टिकुलर एरिया को यूज़ करना चाहते हैं फोकस के लिए। अगर आप वाइड फोकस चूज़ करते हैं तो ये आपके पूरे स्क्रीन पे हमारा कैमरा सर्च करता है, या तो जो सबसे पास होता है उसको या फिर जो सबसे डिफरेंट लगता है उसको। जोन फोकस में ये होता है कि आप अपने कैमरे का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट आप चूज़ कर लेते हैं कि आप इसी पार्ट पे बस अपना फोकस सेट करना चाहते हैं। इंटरव्यूज़ में हम ये मोड यूज़ कर सकते हैं। सेंटर का मतलब ये हो गया कि आपका कैमरा सिर्फ सेंटर में ही फोकस करेगा। तो ये सारे मोड हमारे गिम्बल पे ये मोड काफ़ी यूज़फुल होता है, सेंटर फोकस। स्पॉट फोकसिंग का मतलब ये हो गया कि आप अपने कैमरे को और ज़्यादा एक्यूरेटली किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कराना चाहते हैं तो उस टाइम आप ये स्पॉट फोकसिंग यूज़ कर सकते हैं। अगला सेटिंग है हमारा फोकस एरिया लिमिटर। बेसिकली अगर मैं चाहूँ कि जब मैं फोकस के अंदर जाऊँ और मेरे को ये फालतू के ऑप्शन ना दिखाए क्योंकि मेरे लिए कोई यूज़ ही नहीं है तो मैं इनको अनचेक कर दूंगा और नीचे लाके ओके कर दूंगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे फोकस एरिया में जाऊँगा तो मेरे पास यही दो ही ऑप्शन आएंगे, वाइड और ये जो मैंने चूज़ कर रखा। बाकी के ऑप्शन सारे चले गए, यही ऑप्शन आएंगे वहाँ पे सिर्फ। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी के 6 पेज का फर्स्ट ऑप्शन देखें तो इट्स कॉल्ड AF इल्यूमिनेटर, मतलब ऑटो फोकस इल्यूमिनेटर। ये क्या करता है कि ये जब आप अंधेरे में फ़ोटो शूट करते हैं तो ये आपको फोकस में हेल्प करता है। कैमरे के आगे एक छोटी सी LED लगी होती है, उसमें से एक रेड कलर की लाइट निकलती है जो ना थोड़ी हेल्प करती है कैमरे को फोकस करने में। सो मैं तो इसको ऑफ रखता हूँ, डिपेंड करता है कि ये कितनी हेल्पफुल होती है आप लोगों के लिए। इसको कुछ जगहों पे कई बार ये फ़ोटो में विजिबल हो जाती है तो मैं इसको ऑफ रखता हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको यूज़ करें। ओके, हमारी नेक्स्ट सेटिंग है फेस/IAF सेट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सोनी A6400 में आई डिटेक्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है और इसके अंदर जाके हम उसको थोड़ा सा और सेट कर सकते हैं। तो फेस और IAF प्रायोरिटी को हम ऑन रखेंगे। इसको सब्जेक्ट डिटेक्शन में आप चूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो आई डिटेक्शन की हम बात कर रहे हैं इसमें ह्यूमन के साथ साथ वो एनिमल्स की भी आई ट्रैक करता है। तो अगर आपको अपने पेट्स की फ़ोटो खींचनी है या एनिमल्स की फ़ोटो खींचनी है और आप चाहते हैं कि कैमरा उनकी आई ट्रैक करे तो आप यहाँ पे आके एनिमल सेलेक्ट कर लेंगे। राइट या फिर लेफ्ट आई इसको हम ऑटो पे रखेंगे। फेस डिटेक्शन फ्रेम डिस्प्ले इसको हम ऑन रखेंगे ताकि हम देख सकें कि कंटिन्यूस AF ट्रैकिंग के दौरान हमारा कैमरा किस फेस पे या किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। अगर वो फ्रेम नहीं होगा तो हमको पता ही चलेगा कि कैमरा किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। एनिमल आई डिस्प्ले, जब आप एनिमल की आई पे आपका कैमरा फोकस करेगा तो वो जो स्क्वायर है वो डिस्प्ले अगर आप चाहते हैं कि हो तो इसको ऑन रखिएगा। हमारी नेक्स्ट सेटिंग जो है वो है AF विथ शटर, मतलब ऑटो फोकस शटर के साथ। अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी भी फोटोग्राफी स्टार्ट करी है तो आप इसको ऑन करके छोड़ सकते हैं इसको ऑन पे। लेकिन अगर आप नाइकॉन और कैनन से आ रहे हैं और आपको बैक बटन फोकस की आदत पड़ गई है तो आप इसको ऑफ करके और किसी भी एक कस्टम बटन पे अपना AF सेट कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है
प्री AF और इसको आप ऑन छोड़ सकते हैं। अगला ऑप्शन है आई स्टार्ट AF। इसकी मैं चिंता नहीं करूँगा क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन है कि आप कोई भी कुछ भी करें, ये बार बार इनवैलिड विद दिस लेंस एरर देगा ही देगा। भले ही आप सोनी का लेंस यूज़ करें या किसी और ब्रांड का यूज़ करें, ये हमेशा यही एरर देता है। हालांकि इस एरर से आई ऑटो फोकस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आई ऑटो फोकस नॉर्मली वैसे ही काम करता है जैसे उसको करना चाहिए। अगला है AF एरिया रजिस्ट्रेशन, इसको हम ऑफ छोड़ेंगे। सो लेट्स मूव टू द 7th पेज ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, डिलीट AF रजिस्ट्रेशन AF एरिया, इसको हम छोड़ देंगे। सेकेंड ऑप्शन जो है AF एरिया ऑटो क्लियर, इसको भी हम छोड़ देंगे। डिस्प्ले कंटिन्यूस ऑटो फोकस एरिया, इसको हम ऑन छोड़ेंगे ताकि हम जब कंटिन्यूस ऑटो फोकस करें तो उसमें हमारा कैमरा जो है हमको दिखा सकेगा हमारा फोकस पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। सर्कुलेशन ऑफ फोकसिंग पॉइंट, इसको हम डू नॉट सर्कुलेट पे ला के छोड़ देंगे। और AF माइक्रो एडजस्टमेंट, इसको भी हम इग्नोर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो पहली सेटिंग है वो है एक्सपोजर कॉम्पोजिशन। ये तभी काम करेगी जब 3 चीज़ों में से आपका कोई एक चीज़ ऑटो मोड में होगा। नंबर 1 शटर, नंबर 2 आपका अपर्चर और नंबर 3 ISO। अगर इनमें से आपका कोई भी ऑटो मोड पे नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट सेटिंग है हमारी ISO सेटिंग। जब आप किसी डार्क एरिया में होते हैं और आपको थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ानी होती है लेकिन आप अपना शटर और अपर्चर चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो ISO हमको हेल्प करता है ब्राइटनेस ऐड करने में या ब्राइटनेस लेवल को बढ़ाने में। लेकिन ISO का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि जब आप ब्राइटनेस लेवल बढ़ाते हैं, ISO के नंबर को जब आप बढ़ाते हैं तो आपकी फ़ोटो और वीडियो में ग्रेन आ जाती है, मतलब छोटे छोटे डॉट्स आ जाते हैं जो कि बहुत ही बेकार लगते हैं। तो हर किसी का अपना एक अलग टॉलरेंट लेवल होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं फ़ोटो मोड में ISO को 6400 से ऊपर यूज़ नहीं करूंगा और वीडियो मोड में मैंने ISO 4K में मैंने लगभग 10,000 तक यूज़ करा हुआ और काफ़ी क्लीन रहता है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ISO के सेटिंग के साथ खेलें, अलग अलग नंबर यूज़ करके देखें और ख़ुद ट्राई करें और देखें कि आपको कहाँ तक लग रहा है कि आपकी इमेज यूजेबल है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में। ISO रेंज लिमिट में जाएँ तो आप यहाँ पे अपने कैमरे में ISO की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज एज पर यू डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मिनिमम ISO 100 हो और मैक्सिमम आपके हिसाब से ISO 6400 हो, तो फिर आपका कैमरे को आपको मैनुअली ISO डायल करने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऑटो पे छोड़ दें और कैमरा अपने आप इन दोनों वैल्यू के बीच में से कोई वैल्यू उठा के आपके सीन को प्रॉपरली एक्सपोज कर देगा। हमारी नेक्स्ट सेटिंग है मीटरिंग मोड। मीटरिंग मोड में बहुत सारे ऑप्शन है बट मैं नॉर्मली मल्टी पर रखना प्रेफर करता हूं क्योंकि मल्टी क्या करता है कि आपके पूरे सीन को देखता है और उसके हिसाब से आपको लाइट की रीडिंग देता है। यहाँ पे पूरे सीन को देखने के बाद हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है फेस प्रायोरिटी इन मल्टीमीटर, इसको हम ऑन रखेंगे। इससे क्या होगा कि कैमरा जब भी एक्सपोजर सेट करेगा तो आपके फेस को प्रायोरिटी देगा, तो उससे आपका फेस थोड़ा सा बेटर दिखेगा। स्पॉट मीटरिंग पॉइंट को हम सेंटर में रखेंगे, जो अगली सेटिंग है हमारी। और इसके अलावा जो एक्सपोजर स्टॉप है, नॉर्मली यहाँ पे हर किसी का 0.3 EV होता है तो हम भी इसको इसी में छोड़ देते हैं। नाउ लेट्स मूव टू कैटेगरी 1 एंड पेज नंबर 9 में। पेज नंबर 9 में जो पहली सेटिंग है वो है AEL विद शटर, मतलब ऑटो एक्सपोजर लॉक विद शटर। ये मैं ऑफ पे ही रखूँगा। ये नॉर्मली तभी काम करता है जब आप मोस्टली ये आपके जो 3 पैरामीटर हैं तीनों में से कोई ऑटो पे होना चाहिए। आप शटर स्पीड ऑटो पे होनी चाहिए या फिर अपर्चर ऑटो पे होना चाहिए या फिर ISO ऑटो पे होना चाहिए। अगली सेटिंग जो है वो है आपकी एक्सपोजर स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट, इसको मैं इग्नोर करूँगा, इसका कोई इतना यूज़ नहीं है। सो अब मैं जाऊँगा पेज नंबर 10 पे। सो कैटेगरी 1 पेज नंबर 10, ये सारा जो है ये फ्लैश के बारे में है और फ्लैश का मैं अभी स्किप करूँगा क्योंकि मैं फ्लैश के लिए एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनाने का प्लान कर रहा हूँ। तो हम इसको स्किप करते हैं और हम पेज नंबर 11 पे मूव करते हैं। सो वाइट बैलेंस, अगर हम एक वाइट पेपर लें और उसको अगर हम येलो कलर वाली लाइट पे देखें तो वो वाइट नहीं लगेगा, वो ऑफ वाइट या फिर हल्का सा येलोइश वाइट लगेगा, राइट। अगर हम वही वाइट पेपर को एक लाल रंग की लाइट के अंदर देखें तो वो हल्का सा रेडिश वाइट या फिर पिंक लगेगा। तो इस वाइट जो पेपर है इसको डिफरेंट टाइप की लाइट में सबसे करेक्ट तरीके से दिखाने का जो एडजस्टमेंट है वो वाइट बैलेंस होता है। अपने शब्दों में मैं इस तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आप
आपने अभी अभी फोटोग्राफी शुरू करी है तो आप इसको ऑटो पे छोड़ सकते हैं। ऑटो पे कैमरा अच्छा काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए स्पेशली जो लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या फिर जो लोग जेपैग पे फ़ोटो खींचते हैं, उनके लिए वाइट बैलेंस को एक्यूरेटली कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडिटिंग में वाइट बैलेंस जेपैग और वीडियो मोड का ठीक नहीं हो सकता। रॉ में जो फ़ोटो खींचते हैं उनका एडिटिंग में वाइट बैलेंस ठीक हो सकता है, लेकिन जेपैग मोड पे खींची गई फ़ोटो और वीडियो में वाइट बैलेंस ठीक नहीं होता। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन दिए हुए हैं, मतलब ये दिखा रहा है डे लाइट लिखा हुआ है। अगर आप बाहर हैं तो आप डे लाइट यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कहीं छाँव में हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका बाहर क्लाउडी वेदर हो रहा है, अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं यहाँ पे पीली वाले बल्ब जल रहा है कमरे में तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, आप ट्यूबलाइट में हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप थोड़े से एडवांस हैं तो आप यहाँ पे केल्विन में जाकर आप लिटरली वाइट बैलेंस की सेटिंग को डायल कर सकते हैं कि आपको कितना येलो या फिर कितना वाइट चाहिए। बेसिकली सबसे अच्छा तरीका वाइट बैलेंस यूज़ करने का ये है कि आप अपनी आंखों को यूज़ करिए। आप जिस इन्वायरमेंट में फ़ोटो या वीडियो ले रहे हैं वहाँ पे आप अपनी आंखों से देखिए कि वो जिन चीज़ों को आप शूट कर रहे हैं वो नेचुरली आइज़ में आपको वो फ़ोटो कैसे दिख रही हैं, और कोशिश करिए कि वाइट बैलेंस को उतना उसके करीब लेके आइए जितना वो नेचुरली दिख रहा है आपको। तो बहुत बार लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं कि बेस्ट सिनेमैटिक कलर्स के लिए हम कौन सा प्रोफाइल यूज़ करें वीडियो में, या फिर बेस्ट सिनेमैटिक फ़ोटोज़ के लिए हम कौन सी सेटिंग यूज़ करें। तो दोस्तों ये 4 सेटिंग होती हैं, इन्हीं से आपका सिनेमैटिक कलर और स्टाइल डिफाइन होता है, इन 4 सेटिंग से। जो लोग सिर्फ फोटोग्राफी करते हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप DRO को हमेशा ऑटो में रखें और क्रिएटिव स्टाइल को स्टैंडर्ड में रखें। मैंने अपने मोस्टली सारे प्रोफेशनल शूट इन्हीं सेटिंग के साथ किए हैं और पिक्चर बहुत ही अमेजिंग आती हैं और अच्छा इफेक्ट आता है। और अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं और आप रॉ मोड में फ़ोटो खींचते हैं तो ये सेटिंग्स कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि रॉ में तो फ़ोटो रॉ आती है, उसको तो आपको एडिटिंग में सब कुछ इम्प्रूव करना होता है। तो इन सेटिंग्स का कोई इफेक्ट रॉ फोटो पर नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आप वीडियो शूटर हैं और आप चाहते हैं कि आपके कलर्स वीडियो में बेटर आएँ तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि मैंने अभी तक 2 पिक्चर प्रोफाइल एक्सप्लोर किए हैं। एक इसमें PP7 है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था यूट्यूबर्स के बीच में, इसको हम S-Log2 बोलते हैं, और कलर मोड है S-Gamut। तो ये बहुत ही फ्लैट इमेज निकालता है। आप देख रहे हैं कि कितनी फ्लैट फोटो, कुछ दिख ही नहीं रहा, एकदम कंट्रास्ट है नहीं। प्लस इसमें मिनिमम ISO 500 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप कलर ग्रेडिंग करना जानते हैं तो आप इस पिक्चर प्रोफाइल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एडिटिंग के बाद इसके कलर और डायनामिक रेंज बहुत ही अमेजिंग आते हैं। लेकिन अगर आप कलर एडिटिंग करना नहीं जानते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा पिक्चर प्रोफाइल 10, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और आगे आके मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। इसमें अगर आप जाएं तो इसको बोलते हैं HLG, हाइब्रिड लॉग गामा 2, जिसको हम SDR भी बोलते हैं, और कलर मोड 709 या फिर आप BT 2020 यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें अच्छी बात यह है कि आपका ISO की मिनिमम वैल्यू 500 नहीं है, आप 100 भी रख सकते हैं। प्लस अगर आप इसका वो देखें कलर, तो इसके कलर आपके देखिए फ्लैट कलर नहीं है, मतलब सैचुरेशन है, कंट्रास्ट है। तो अगर आप जल्दी में हैं और आप पे कलर ग्रेडिंग का टाइम नहीं है तो आप इसको वैसे ही अपलोड कर सकते हैं या क्लाइंट को दे सकते हैं। और इसमें भी ऑलमोस्ट उतनी ही डायनामिक रेंज आती है जितनी की आपकी S-Log2 में आती है। सो अब हम आ गए हैं आपके पेज नंबर 12 में, और यहाँ पे जो पहली सेटिंग है वो सॉफ्ट स्किन इफेक्ट। ये गाइस मैं ऑफ रखता हूँ क्योंकि ये बड़ा ही बेकार इफेक्ट लगता है मेरे को। अगर आप ऑन करके देख सकते हैं, अगर आपको इसका इफेक्ट मज़ेदार लग रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगली जो सेटिंग है हमारी शटर ऑटो वाइट बैलेंस लॉक, इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपको तब हेल्प करता है जब आप रैपिड फायर मोड पे शूट करते हो ना, कंटिन्यूस बर्स्ट मोड पे 11 FPS पे, तो ये आपके हर फोटो का जो शटर की वैल्यू वाइट बैलेंस की जो वैल्यू वो सेम रखता है, जिससे कि एडिटिंग में आपको आसान रहता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि लाइटिंग चेंज होने की वजह से आपने पता लगा 50 फोटो की, 50 पे 10 की वाइट बैलेंस अलग है, 15 का वाइट बैलेंस अलग है और बाकी 7 का वाइट बैलेंस अलग है, तो एडिटिंग में बहुत दिक्कत होती है। ये हमारा जो है पूरा फोकस, मैनुअल फोकस के लिए डेडिकेटेड है पेज। तो इसमें जो पहली सेटिंग आप देख रहे हैं ये है फोकस मैग्नीफायर। ये आपको दिखाएगा कि आपका जब आपको मैनुअली फोकस करना है तो आप इसके साथ आप जूम कर सकते हैं फ़ोटो को, और फिर आप मैनुअली फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं। फोकस मैग्नीफायर का टाइम लिमिट, आप इसमें नो लिमिट डालोगे तो वो जब तक आप उसको बटन को पुश नहीं करोगे वो कंटिन्यूस फोकस मैग्नीफाइड ही रहेगा।
अगर आप इसमें टाइम लिमिट सेट कर दोगे 2 सेकंड 5 सेकंड, तो आप लिटरली मतलब आप जैसे फोकस को मैग्नीफाई करोगे 5 सेकंड बाद अपने आप ही नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। इनिशियल फोकस, इसका मतलब ये है कि आप जब पहली बार फोकस का बटन दबाओगे तो वो कितना फोकस करे, तो आप चाहते हो कि 1 टाइम फोकस करे तो वो 1 टाइम करेगा, या आप चाहते हो कि बटन दबाते ही सीधे एकदम 5.9 टाइम कर ले तो वो 5.9 टाइम ही कर लेगा। मैं इसको 1 टाइम पे रखता हूँ। इसको हम ऑन छोड़ेंगे, ऑटो फोकस, मैनुअल मैग्नीफिकेशन और मैनुअल फोकस असिस्ट को भी हम ऑन छोड़ेंगे। फोकस की जो डिफरेंट सेटिंग्स हैं उनमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, मैं आपको यहाँ पे आप इस वीडियो को देखें और इसमें आपको सारा पिकिंग कैसे यूज़ करते हैं, मैग्नीफिकेशन कैसे यूज़ करते हैं सब दिखा देगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14। फेस रजिस्ट्रेशन में मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना रखा है, आप इस पे देखें और आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में दिख जाएगा कि ये कैसे काम करता है और इसको हम कैसे इनेबल करते हैं। रजिस्टर फेस प्रायोरिटी, इसको हम ऑन रखेंगे। अगर आप फेस रजिस्ट्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो इसको ऑन रखेंगे तभी ये फंक्शन काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। स्माइल शटर, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। आप इसको अगर ऑन कर देंगे तो कैमरा जैसे ही कहीं पे स्माइल डिटेक्ट करेगा ये अपने आप फ़ोटो ले लेगा। आपको बस इसको ऑन रखना है, आपको शटर दबाने की जरूरत नहीं, वो जैसे ही देखेगा कोई फ्रेम में स्माइल कर रहा है ये फ़ोटो ले लेगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है आपका ऑटो ऑब्जेक्ट फ्रेमिंग। इसको मैं ऑफ ही रखूँगा। बेसिकली ये क्या करता है कि जब आप फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं तो फ़ोटोज़ में कैमरा डिसाइड करता है कि आपकी बेस्ट फ्रेमिंग क्या है और एक दूसरी फ़ोटो क्रिएट कर देता है जो कि ऑलरेडी क्रॉप हुई होती है। तो एक तो उस फोटो की क्वालिटी ख़राब होती है क्योंकि कैमरे ने उसको क्रॉप कर दिया होता है, और दूसरा कैमरे का जो डिसीजन है वो बेकार ही होता है। मतलब उसको लगता है कि ये बेस्ट फ्रेमिंग है लेकिन वो बहुत बार कभी आँख काट देता है, कभी सर काट देता है, तो इसको मैं ऑफ ही रखता हूँ। सेल्फ पोर्ट्रेट टाइमर, इसमें क्या होता है कि अगर आप कैमरे की स्क्रीन को फ्लिप करके और अपनी सेल्फी लेने की कोशिश करेंगे तो आप जैसे ही बटन दबाएंगे और अगर आपने ये फीचर ऑन कर रखा होगा तो कैमरा 2 सेकंड बाद फोटो खींचेगा ताकि आप पोज कर पाएँ और आपकी फ़ोटो हिली हुई नहीं आए। नहीं तो नॉर्मली अगर आप सेल्फी लेते टाइम बटन दबाते हो तो बटन दबाने की वजह से आपका कैमरा थोड़ा सा हिलता है, तो ये फीचर उसको अवॉइड करा देता है। ओके, तो फाइनली हम कैटेगरी 2 के पेज नंबर 1 पे आ चुके हैं और इसकी अगर हम पहला जो ऑप्शन है उसको देखें तो वो है एक्सपोजर मोड। मैंने अभी अपना कैमरा कंप्यूटर के मॉनिटर से कनेक्ट कर रखा है तो इसलिए मेरा एक्सपोजर मोड अभी वो ग्रेड आउट दिखा रहा है, मैं यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन बेसिकली इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे वो मिलेंगे, आपको ए मोड मिलेगा, पी मोड मिलेगा, एम मोड मिलेगा, एम फॉर मैनुअल, ए फॉर अपर्चर प्रायोरिटी, इस तरह के होंगे। 99% मैं एम पे शूट करता हूँ, लेकिन जस्ट इन केस अगर आप लोग वीलॉग वगैरह करते हैं तो वीलॉग में आप चाहें तो आप अपर्चर प्रायोरिटी ए वाले मोड पे भी, एवी वाले मोड पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें आपको सिर्फ अपने लेंस का अपर्चर डायल करना पड़ेगा, जो कि मैं अपने केस में f2.8 से लेकर f4 तक रखता हूँ और बाकी की सारी सेटिंग कैमरा खुद कर लेता है, एक्सपोजर वगैरह खुद एडजस्ट कर लेता है। एक्सपोजर फॉर SNQ मोड ये हम बाद में देखेंगे क्योंकि अभी आगे वो सेटिंग आने वाली है। फाइल फॉर्मेट, सो गाइस हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें एक AVC HD भी है जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा शूट करना क्योंकि ऑब्वियसली ये लो क्वालिटी कोडेक होता है। इसको आप तभी यूज़ करिएगा जब आपके पास बहुत ही ऐसा कंप्यूटर हो जो बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो, जो बाकी के ऊपर के दोनों वीडियो कोडेक को हैंडल ना कर पाए। अदरवाइज HD रिकॉर्ड करने के लिए आप ये वाला कोडेक यूज़ करिए और 4K के लिए तो ये है। ओके गाइस, सो अगर हम नेक्स्ट सेटिंग की बात करें वो है रिकॉर्ड सेटिंग। इसमें हमारे पास 4K, अगर आपने 4K का फॉर्मेट सेलेक्ट कर रखा है तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा 25p। अब आप देखेंगे कि इनके आगे एक दोनों 25p है, ऊपर वाला या नीचे वाला भी, बट एक के आगे 100M लिखा है और एक के आगे 60M लिखा है। तो जो नंबर बड़ा हो उस वाले मोड को सिलेक्ट करिएगा। बेसिकली ये है कि 100M का मतलब है 100 मेगाबिट पर सेकेंड, विच मीन्स कि इस फाइल में ज़्यादा डेटा होगा, ये फाइल ज़्यादा अच्छे से एडिट हो पाएगी। अगर आप कलर ग्रेडिंग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से कलर ग्रेडिंग हो पाएगी, फुटेज आपकी पिक्सलेट नहीं होगी। तो 4K में हम 25p पे शूट कर सकते हैं। और अगर हम HD कैटेगरी में जाएं, अभी मैं ऊपर जाके सेटिंग में HD सेलेक्ट करता हूँ और वापस से नीचे आके रिकॉर्ड सेटिंग में देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। HD में हमारे पास 50p का ऑप्शन है, फिर 25p का ऑप्शन है, फिर 100p का ऑप्शन है। 25p में भी आपको वही एक 50M 60M, तो जैसे कि मैंने बोला था जो बड़ा वाला नंबर है वो सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे 50M सिलेक्ट करेंगे। आपका 50p जो कि स्लो मोशन होता है, इसमें भी 2 ऑप्शन है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, और 100p जो कि एक्सट्रीम स्लो मोशन होता है
उसमें हम 100 पे 100 एम सेलेक्ट करेंगे। अब आते हैं हम SNQ सेटिंग। SNQ की फुल फॉर्म होती है स्लो एंड क्विक। एक तो ये स्लो मोशन रिकॉर्ड करता है, दूसरा ये टाइम लैप्स भी रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। मैंने पीछे बोला था ना कि हमारे कैमरे में एक ऐसा मोड भी है जो आपको टाइम लैप्स पूरा मूवी बना के देगा, मैं इस मोड की बात कर रहा था। तो बेसिकली अगर आपको टाइम लैप्स रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे जाके मैं इसको एम पे सेट करूँगा ताकि मैं हर चीज़ मैन्युअली एडजस्ट करूँ। और उसके बाद जब मैं SNQ मोड पे जाऊँगा तो SNQ मोड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे 100 की जगह 1 फ्रेम लूँगा और इसको 25 भी करूँगा। आप टाइम लैप्स रिकॉर्ड करने के लिए 1 से लेकर 15 फ्रेम तक यूज़ कर सकते हैं। और इस पर क्या होगा कि आपकी आराम से कैमरा टाइम लैप्स पूरी मूवी रिकॉर्ड करके आपको देगा, जो कि आप कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं तुरंत बिना किसी एडिटिंग के। बस फ़र्क ये है कि SNQ मोड के थ्रू रिकॉर्ड किए गए टाइम लैप्स की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती है। ऑब्वियसली आप प्रॉपर टाइम लैप्स रिकॉर्ड करोगे टाइम लैप्स वाले ऑप्शन के थ्रू तो आपको 4K क्वालिटी का फुटेज मिलेगी। यहाँ पे जो फुटेज मिलती है वो आपकी फुल HD मिलती है, 4K नहीं मिलती है। प्लस उसकी वो जो होती है वो फ़ोटो से बना हुआ होता है। जो अगर हम टाइम लैप्स के ऑप्शन से करते हैं तो फ़ोटोज़ में बहुत सारा लैटिट्यूड होता है, आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो एडिटिंग के दौरान। वीडियो में इतना नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी इससे 2 to 3 टाइम हायर होती है। लेकिन हाँ, अगर वीलॉग का सीन है और आपको कोई चीज़ जल्दी रिकॉर्ड करनी है और तुरंत अपलोड करनी है तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके कैमरे के अंदर SNQ में। तो एग्जैक्टली आप ये सेटिंग डायल करके और आप रिकॉर्ड करेंगे तो टाइम लैप्स रिकॉर्ड हो जाएगा आपका। और बाकी स्लो मोशन तो आपको पता ही है कि SNQ में स्लो मोशन तो हम रिकॉर्ड करते ही करते हैं। अगला ऑप्शन अगर हम देखें तो वो है प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग। ये अभी ऑफ हो रखा है, लेकिन बेसिकली ये क्या करता है कि जब आप इसको ऑन करोगे और आप 4K की फाइल जब रिकॉर्ड करोगे तो ये साथ में एक 720p यानी HD फाइल उसके बगल में सेम उसी की कार्बन कॉपी रिकॉर्ड करेगा। मतलब आप जब एक वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो वो एक की जगह पे 2 वीडियो रिकॉर्ड होगी, एक हाई रेजोल्यूशन 4K या फिर HD फॉर्मेट में, फुल HD फॉर्मेट में जो कि आपने चूज़ करी होगी, और एक ये प्रॉक्सी फाइल जो कि 720p पे रिकॉर्ड होगी। वो बेसिकली इसलिए होती है कि आप मोबाइल में ट्रांसफ़र करके आपको तुरंत इंस्टाग्राम पे कहीं अपलोड करनी है, फेसबुक पर अपलोड करनी है, तो आप छोटी फाइल इसके थ्रू निकाल सकते हो। आपको 2 अलग अलग फुटेज रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है उसके लिए। हाँ यार, थक गया बोल बोल के। ओके, सो अब हम दूसरे पेज पे मुड़ते हैं जो कि पेज नंबर 2 मूवी कैटेगरी का AF ड्राइव स्पीड। किसी चीज़ को आप फोकस में करते हैं तो वो कितनी स्पीड से फोकस में आता है उसकी स्पीड है। हम नॉर्मली इसको नॉर्मल पे रखेंगे और AF ट्रैकिंग को हम स्टैंडर्ड पे रखेंगे। बाकी इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ट्रैकिंग स्पीड भी सेम ही है कि वो कैसे फोकस ट्रैक कर रहा है, कितनी स्पीड से ट्रैक कर रहा है। ऑटो स्लो शटर पता नहीं क्या होता है, इसको ऑफ रखेंगे। इनिशियल फोकस मैग्निफिकेशन को हम 1 टाइम पे रखेंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑलवेज ऑन रहेगी गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ऑन रखना है। इसको अगर आप ऑफ कर देंगे तो आपका ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। ओके गाइस, तो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग लेवल। अगर हम इसके अंदर जाएं तो यहाँ पे आप बेसिकली आप अपने ऑडियो का लेवल सेट कर सकते हैं। जो मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा आप मेरी रिकमेंडेड सेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने कैमरे में माइक यूज़ नहीं कर रहे हैं और आपका कैमरे का जो इनबिल्ट माइक है उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना ऑडियो जो लेवल है वो 12 से 15 के आसपास रखेंगे। अगर आप अपने कैमरे पे शॉटगन माइक लगा रखा है तो आप अपना ऑडियो लेवल को 7 से 9 के बीच में कहीं सेट कर सकते हैं। और अगर आपने लेव माइक जो कि कॉलर माइक होता है वो लगा रखा है तो आपका ऑडियो लेवल लगभग 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। ये सिर्फ मेरी रिकमेंडेड सेटिंग है, बाकी आप कौन से एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 3 ऑन कैटेगरी 3 ऑडियो लेवल डिस्प्ले। गाइस, ये हमेशा ऑन रहना चाहिए क्योंकि अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे ये नहीं दिखाएगा। अगर देख रहे हैं आप यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा और हमको पता नहीं लग रहा कि हमारा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, पीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम इसको जब ऑन करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे डिस्प्ले आता है ऑडियो का, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद अगली सेटिंग है हमारी विंड नॉइस रिडक्ट। इसको आप हमेशा ऑफ रखेंगे। इसको अगर आप ऑन करेंगे तो आप ऐसा लगेगा कि आपने कप मुंह में बहुत सारा रुई भर रखा और आप फिर बोल रहे हैं, मतलब बहुत ही इस टाइप की आवाज़ आएगी। बेसिकली गाइस, मार्कर डिस्प्ले एंड मार्कर सेटिंग, मार्कर डिस्प्ले को आप ऑन करेंगे और उसके बाद मार्कर सेटिंग में आप अंदर जाके सेंटर ऑन और एस्पेक्ट रेशो में जब ये वाला सेटिंग सेलेक्ट करेंगे 235:1 आपके स्क्रीन पे वाइट कलर की पट्टियाँ आ जाएंगी ऊपर नीचे, जो आपको एक जोन दे देंगे कि आपको उन पट्टियों के बाहर नहीं जाना है, अंदर ही शूट करना है, ताकि बाद में आप उस पर वो सिनेमैटिक ब्लैक बार जो पिक्चरों में लगा होता है वो लगा सके, जो मूवीज़ में यूज़ होता है। मूवी विद शटर ऑन,
दिस इज़ अ वेरी नाइस सेटिंग गाइस। जैसे कि हम सबको पता है कि सोनी के कैमरे में जो मूवी का रिकॉर्डिंग बटन है वो बड़ा साइड में ऑकवर्ड पोजीशन में है। तो आप जब इसको ऑन करेंगे तो आपका जो कैमरे का शटर बटन होता है जिससे आप फोटो खींचते हैं, अगर आप मूवी मोड में होंगे और आप उसको दबाएंगे तो आपका मूवी रिकॉर्डिंग स्टॉप एंड स्टार्ट उस शटर बटन से हो पाएगा। आपको वो साइड वाला बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो इसलिए मैंने इसको ऑन कर रखा है। ओके, पेज नंबर 4 जल्दी। साइलेंट शूटिंग। जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको, साइलेंट शूटिंग, और अगर आप चाहते हैं कि आपका कैमरा फोटो लेते समय खिच खिच की आवाज़ ना करे तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि साइलेंट शूटिंग मोड पे जब शूट करते हैं तो फोटो में अजीब से इफेक्ट आ जाते हैं। तो आप पहले देख लें। ई फ्रंट कर्टन शटर, ये आई थिंक वही फ्लैश के लिए होता है, तो इसको अभी हम वो करेंगे। रिलीज़ विदाउट लेंस, रिलीज़ विदाउट कार्ड को मैं इनेबल रखूँगा, आप भी रखिए, क्योंकि ये फिर कई बार बार एरर मैसेज देता है कि आपके इसमें कार्ड नहीं पड़ा या आपके इसमें लेंस नहीं है, जिससे कि हमारा टाइम बर्बाद होता है। स्टेडी शॉट इनेबल, इसको आप ऑन रखिएगा। अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो सोनी का OSS काम नहीं करेगा। और अगर आप कोई ऐसा लेंस यूज़ कर रहे हैं जिसमें OSS का फीचर ही नहीं है तो ये ऑप्शन आपको ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेड आउट दिखाएगा। ओके, लेट्स move to the next page which is page number 5 and this is zoom setting। zoom setting के अंदर आएँ और इसको क्लियर इमेज जूम पे सिलेक्ट करें। क्लियर इमेज जूम बेसिकली क्या करता है कि आपका जो प्राइम लेंस होता है, जिसको हम फिक्स फोकल लेंस होता है, उसको जूम करने में हेल्प करता है 2 टाइम बिना कुछ खास इमेज क्वालिटी लॉस के। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, मैं यहाँ पे लिंक डाल रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखें, आपको इसमें कंपैरिजन दिख जाएगा कि कैनन में भी ऐसा सी एक सेटिंग होती है, तो आप देख सकते हैं आराम से इस वीडियो में जाके सब कुछ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ पेज नंबर 6 कैटेगरी 2 डिस्क बटन। इसका मतलब है, डिस्क बटन का मतलब है डिस्प्ले बटन। तो बेसिकली इसके अंदर जाके आप कन्फिगर कर सकते हैं कि आप मॉनिटर जो हमारा व्यू फाइंडर होता है आपका, इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन देखने हैं। आपको ग्राफिक डिस्प्ले देखना है कि नहीं, आपको डिस्प्ले ऑल इन्फॉर्मेशन देखनी है कि नहीं, आपको डिस्प्ले इन्फो देखनी है। आपको जो जो चीज़ चाहिए वो रख सकते हैं, जो जो नहीं चाहिए वो आप हटा सकते हैं यहाँ से। और आपके साइड में यहाँ पे दिखा भी रहा है कि वो कैसा दिखेगा आपका व्यू फाइंडर। सेम फाइंडर भी वही हो गया आपका जो अंदर वाला हमारा होता है, तो इट इज़ द सेम। उसके अलावा फाइंडर फ्रेम रेट को हम स्टैंडर्ड रखेंगे। ज़ीब्रा सेटिंग गाइस वैसे तो मैंने ऑफ रखी हुई है, ये वीडियो में ज़्यादा काम में आती है। ये बेसिकली दिखा देता है कि कहाँ पे आपका ओवर एक्सपोज हो रहा है फुटेज, ताकि आप अपना एक्सपोजर ठीक कर लें। हमारी अगली जो सेटिंग है वो ग्रिड लाइन है। इसमें आप अलग ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैंने रूल ऑफ थर्ड सिलेक्ट कर रखा है जो कि कॉम्पोजिशन में हेल्प करता है। अगला ऑप्शन हमारा है एक्सपोजर सेट गाइड। अगर आप नया सोनी कैमरा यूज़ करना शुरू करा तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। बेसिकली इसमें कैमरा आपको अपने आप गाइड करता है एक्सपोजर के बारे में कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। पेज नंबर 7 लाइव व्यू डिस्प्ले सेटिंग इफेक्ट ऑन। इसको हमेशा ऑन रखना है गाइस। इसका मतलब ये है कि आप जब कोई फ़ोटो लेने जा रहे होते हो या वीडियो देख रहे होते हो तो ये आपको एग्जैक्टली वही चीज़ें दिखाएगा जो आपकी फ़ोटो में आने वाली होंगी। तो इस इफेक्ट को ऑन रखो, तो जो भी आप चेंजेस करोगे अपने कैमरे में वो आपको लाइव दिख पाएंगे। और फिर जब आप अगर आप फ़ोटो लेते हो तो एग्जैक्टली वैसी ही फ़ोटो आने वाली है। ऑटो रिव्यू इसको मैं ऑफ रखूँगा। बेसिकली अगर इसको ऑन कर दे तो फ़ोटो खींचने के तुरंत बाद आपके स्क्रीन पे वो फ़ोटो 2 सेकंड के लिए आ जाती है जो आपने खींची है। उससे क्या होता है कि आपका प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप बैक टू बैक शूट करना चाहो तो आप नहीं कर पाओगे, आपको पहले वो फ़ोटो रिव्यू करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा इसको ऑफ ही रखो, बाद में हम खुद ही रिव्यू कर सकते हैं प्ले बटन दबा के, राइट। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 8 कस्टम की ऑपरेशन। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे हमको कस्टमाइज़ करना है कैमरा। अगला है AVTV रोटेट, नॉर्मल बेकार का काम है, डायल बेकार का काम है, म्यू। ओके गाइस, नेक्स्ट सेटिंग है फंक्शन ऑफ टच ऑपरेशन। बेसिकली ये अभी मेरी ग्रेड आउट है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि क्यों ग्रेड आउट है। मेरा कैमरा कनेक्टेड है लैपटॉप से, लैपटॉप नहीं कंप्यूटर मॉनिटर से। इसमें जाके आपको सिलेक्ट करना है टच ट्रैकिंग ऑप्शन। अंदर क्लिक करिए और टच ट्रैकिंग पर सिलेक्ट करिए। यही वो फंक्शन है जो आपको फोकस ट्रैकिंग के लिए स्क्रीन के अंदर जो टच स्क्रीन कैपेबिलिटी है उसको इनेबल करेगा। तो इसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा गाइस। मूवी बटन की जो सेटिंग है इसको हमेशा ऑलवेज पे रखें। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमारा कोने में रेड वाला जो छोटा सा बटन है डेडिकेटेड मूवी को रिकॉर्ड करने का, अगर आप फोटो मोड पे भी होंगे और आपको मूवी रिकॉर्ड करनी है तो आप फोटो मोड पे भी अगर इस बटन को दबाएंगे तो आपका वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी।
डायल व्हील लॉक, ये ऑडियो सिग्नल ऑन, ये तो हमको ऑन ही रहना चाहिए, ऑडियो सिग्नल तो हमको चाहिए ही चाहिए, तो ये ऑन रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। इस पे मैं आपको बाद में बताऊंगा ये सारा स्मार्टफोन में कैसे भेजते हैं, कंट्रोल पे काम की सेटिंग। एयरप्लेन मोड को हमेशा ऑन रखें अगर आप बैटरी बचाना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैटरी सेव करना चाहते हैं तो इसको ऑन रखें, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपकी बैटरी जल्दी चली जाएगी। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, नेटवर्क कैटेगरी के पेज नंबर 2 पे। सारा इसमें अभी कोई यूज़ का नहीं है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, बकवास। अब हम सेटअप वाली कैटेगरी के फर्स्ट पेज में, और पहला सेटिंग है हमारा मॉनिटर की ब्राइटनेस। बट मॉनिटर ब्राइटनेस के अंदर जाएंगे तो आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। प्लस आप उसमें चाहें तो उसमें एक और सेटिंग है जिसको बोलते हैं सनी वेदर। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपका मॉनिटर और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो आप इन दोनों सेटिंग में से कोई एक सेटिंग अपनी सिचुएशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। व्यू फाइंडर ब्राइटनेस भी सेम ही है। फाइंडर कलर टेम्परेचर को मैं छूँगा नहीं। गामा असिस्ट डिस्प्ले, फॉर एग्जांपल वीडियो के लिए आप S-Log2 यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखा होगा S-Log2 में जो इमेज आती है वो एकदम फेडेड आती है, आप कुछ देख नहीं पाते। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप ये गामा असिस्ट पिक्चर प्रोफाइल को आप ऑन कर देंगे और यहाँ पे आके आप डिफाइन कर देंगे कि आप S-Log2 पे शूट कर रहे हैं, तो आपको आपकी स्क्रीन पे एकदम ठीक इमेज दिखेगी, प्रॉपर सैचुरेशन कंट्रास्ट के साथ, ताकि आप फोकस वगैरह सब कुछ देख पाएँ। लेकिन जो एक्चुअल फुटेज रिकॉर्ड होगी वो आपकी S-Log2 फॉर्मेट में रिकॉर्ड होगी। तो ये एक तरह से हेल्प हो जाएगी आपको फुटेज को मॉनिटर में देखने में, जो कि S-Log2 की फुटेज में दिक्कत होती है कई बार लोगों को। तो ये हो गया वॉल्यूम सेटिंग। ये तो आपकी वीडियो की वॉल्यूम है कि आपने जो कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करी उसकी अगर आपको आवाज़ घटानी बढ़ानी हो। टाइटल मेन्यू ऑफ, किसी काम का नहीं है। मोड डायल गाइड ऑफ रख सकते हैं। डिलीट कन्फर्म को हमेशा कैंसिल फर्स्ट पे रखना है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीज़ डिलीट करना चाहेंगे तो पहले एक वार्निंग आएगी आपको उसको डिलीट करना है या आप कैंसिल करना चाहते हैं। इससे ये होता है गाइस कि कभी गलती से अगर हम कुछ डिलीट करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है उसको बचाने का कि हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन चूज़ नहीं किया और अंदर जाके डिलीट फर्स्ट कर दिया तो आपकी फ़ोटो सीधे डिलीट हो जाएगी। डिस्प्ले क्वालिटी हम स्टैंडर्ड रखेंगे। पावर सेव स्टार्ट टाइम आप बता सकते हैं कि आपका कैमरा कितनी देर में पावर सेविंग मोड पे चला जाए। अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। ऑटो पावर ऑफ टेम्परेचर, A6400 में वैसे तो नया प्रोसेसर लगा है तो इतनी जल्दी ये इतनी जल्दी ये हीट नहीं होता। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह शूट कर रहे हैं जहाँ पे आपको कंटिन्यूस वीडियो 45 मिनट्स 50 मिनट शूट करनी है तो आप इसको हाई पे कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपका कैमरे में कोई डैमेज नहीं होगा, लेकिन कैमरे की टॉलरेंस बढ़ जाएगी टेम्परेचर के प्रति। तो आपका कैमरा जल्दी हीटअप नहीं होगा, मतलब हीटअप तो होगा लेकिन रिकॉर्डिंग बंद नहीं करेगा बेसिकली। एंटी पैल सेलेक्टर, अगर आपको लग रहा है कि आपके कैमरे में 120 FPS क्यों नहीं आ रहा, 120p की सेटिंग क्यों नहीं आ रही, 24p की सेटिंग क्या आ रही है, तो इसलिए क्योंकि ये अलग अलग रीजन होते हैं। एनटीएससी रीजन अलग होता है, उसमें अलग टाइप की हमारी सेटिंग आती है। पैल अलग होता है, उसमें अलग टाइप की सेटिंग आती है। यहाँ पे जाके आप एनटीएससी और पैल सेलेक्ट कर सकते हैं। सेटअप में पेज नंबर 3 क्लीनिंग मोड, ये क्लीनिंग के लिए होता है, सेंसर की क्लीनिंग के लिए ऑटोमेटिकली क्लीन करता है। टच ऑपरेशन ऑन करना पड़ेगा हमको, अगर हम टच ऑपरेशन ऑन नहीं करेंगे तो हम वो टच वाली सेटिंग भी नहीं कर पाएंगे। टच पैनल एंड पैड वाले में टच पैनल प्लस पैड ऑप्शन सेटिंग पे आप क्लिक करिए। टच पैड सेटिंग को हम कुछ नहीं करेंगे। डेमो मोड ऑफ, TC यूज बी नॉट यूजेबल, इट्स ऑफ नो यूज़। IR रिमोट कंट्रोल, अगर आप सोनी का कोई रिमोट कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा, तभी वो रिमोट काम करेगा। HDMI सेटिंग्स, इसमें क्या होता है गाइस कि अगर आप कोई एक्सटर्नल मॉनिटर से अपना कैमरा कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये सारी सेटिंग्स देखनी पड़ेंगी। इसमें कि रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, आप चाहते हैं कि कैमरा की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो कि ना हो, वो सब चीज़ें आपको यहाँ से कंट्रोल करने को मिलेंगी। USB कनेक्शन मास स्टोरेज में रखेंगे। इनफैक्ट अगर आप जब कभी इसका फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए जाएंगे तब भी आपको मास स्टोरेज में ही रखना पड़ेगा, कैमरा खुद ही बोलेगा। लंच सेटिंग पता नहीं क्या होती है। पावर, USB पावर सप्लाई, अगर आप चाहते हैं कि USB पोर्ट के थ्रू आप अपना कैमरा चार्ज कर सकें तो आपको ये वाला ऑप्शन ऑन रखना पड़ेगा, तभी आपका कैमरा चार्ज होगा USB पोर्ट के थ्रू। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 5, PC रिमोट सेटिंग। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, कोई काम की चीज़ नहीं है। कॉपीराइट फॉर्मेट गाइस, जब भी आपको अपना SD कार्ड फॉर्मेट करना हो तो आप इस वाले ऑप्शन के थ्रू आप अपना SD कार्ड फॉर्मेट कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि SD कार्ड हमेशा अपना कैमरे में ही फॉर्मेट करेगा। आपका कार्ड ज़्यादा समय तक चले, ख़राब ना हो, तो कैमरे के अंदर ही फॉर्मेट करें। पेज नंबर 6,
सब बकवास है यहाँ पे, बस सेट फाइल नेम। आप चाहें तो अपनी इमेज के जो फर्स्ट इनिशियल हैं उसके नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी इसमें DSC पढ़ा था, मैं जितने भी फ़ोटो खींचूंगा उनका नाम DSC फिर आगे 1 2 3 4 करके आएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं TJ, या अगर आपका नाम रोहन कुमार है तो आप RK ऐसे करके डाल के और फिर फ़ोटो ले सकते हैं। बाकी सब बकवास है इस पर। डिस्प्ले मीडिया इन्फॉर्मेशन, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, इट्स ऑफ नो यूज़। मतलब मेरे ख्याल से ये दिखा रहा है कि आप 1 घंटे 7 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और 2824 इमेजेस यूज़ कर सकते हो और खींच सकते हो JPEG में अपने जो भी करंट कार्ड आपने लगा रखा। वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको जाएंगे तो आपके कैमरा और लेंस का फर्मवेयर वर्जन दिखाएगा। मेरे केस में मेरा 6400 का फर्मवेयर वर्जन 2.0 है और लेंस का 0.2 है। यहीं से आपको पता लगेगा कि आपके कैमरे को अपग्रेड चाहिए कि नहीं चाहिए। आप पहले यहाँ पे अपना वर्जन चेक करिए, उसके बाद गूगल में जाके करंट फर्मवेयर वर्जन देखिए अपने करंट मॉडल का, और आपको दिख जाएगा कि कोई नया वर्जन आया है कि नहीं आया है। रीसेट सेटिंग, ये वो है आपका फैक्ट्री सेटिंग रीसेट। ये फैक्ट्री रीसेट अगर आप चाहते हैं कि आपका कैमरे में सारी सेटिंग हट जाएं और वैसे हो जाए जैसे कि नया कैमरा आया था और आप दोबारा से सेटिंग डालना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे आके इसको रीसेट करना पड़ेगा। ओके, फाइनली हम आ गए माई मेन्यू में। तो गाइस सीन ये है कि हमने इतने सारे मेन्यू में इतने सारी सेटिंग्स देखी, अब वो तो याद नहीं रहती और हम सारी सेटिंग तो रोज़ यूज़ नहीं करते, हम कुछ ही सेटिंग यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे केस में आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं फ़ाइल फॉर्मेट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकता हूँ। मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मेरे को 4K चाहिए या HD शूट करना है, राइट। फिर मैं रिकॉर्डिंग सेटिंग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ देखने के लिए कि अगर मैं HD शूट कर रहा हूँ तो क्या मेरे को स्लो मोशन चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। मैं SNQ से स्लो मोशन रिकॉर्ड नहीं करता गाइस, क्योंकि SNQ में जो स्लो मोशन है, एक तो उसके साथ ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता, दूसरा उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है, उसका बिट डेप्थ थोड़ा सा लो होता है। तो अगर आप कलर ग्रेडिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं अपने फुटेज पे अच्छी वाली एडिटिंग, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप SNQ के थ्रू स्लो मोशन रिकॉर्ड ना करें, बल्कि रिकॉर्ड सेटिंग में जाके ऐसे सिलेक्ट करके रिकॉर्ड करें। तो ये जो माई मेन्यू है, ये हमको ऑप्शन देता है कि जो सेटिंग आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं उनको आप इन पेजेस में ऐड करें। माई मेन्यू 1, माई मेन्यू 2, ऐसे मैंने 2 पेज बना रखे हैं। आई थिंक 5 पेज तक आप कर सकते हैं। तो जो 3rd पेज है, जो भी लास्ट पेज होगा, मेरे केस में 3rd पेज है क्योंकि यहाँ पे कोई आइटम नहीं, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ऐड आइटम। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अंदर जाके आपको सारी लिस्ट दिखाना शुरू कर देगा कि आपको क्या क्या यहाँ पे आ रहा है, आपको जो भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ कि मेरे को फोकस मैग्नीफायर चाहिए तो पीकिंग सेटिंग डालते हैं। मेरे को चाहिए पीकिंग सेटिंग, कहाँ चाहिए, मेरे को चाहिए इन दोनों के बीच में, एडिट। अब अगर मैं वापस जाता हूँ तो ये देखिए इन दोनों के बीच में पिकिंग सेटिंग आ गया। तो आप ऐसे करके अपनी सारी सेटिंग्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं गाइस। आपका तो पता नहीं है लिटरली, लेकिन मेरी वाट लग गई है ये वीडियो बनाने में। इमेजिन करिए, मैंने इसमें इंग्लिश के सबटाइटल भी टाइप किए हैं, कितनी मेहनत करी। सो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो में लगा है कि आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली है जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ 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 इसमें एक लाइक जरूर कर देना यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो का मैं एक सेकंड पार्ट भी लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको सारे डिफरेंट तरीके के जो कस्टमाइजेशन अवेलेबल हैं, जिसको हम शॉर्टकट्स भी बोलते हैं, कि कौन सी सेटिंग को हम शॉर्टकट में असाइन करें जिससे हमारा वर्क फ्लो बहुत फास्ट हो जाए, फ़ोटो खींचने में हमको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और नोटिफिकेशन के उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपका कोई भी कमेंट है या कोई डाउट है इस वीडियो के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ माय प्रोफाइल इंस्टाग्राम का, आप यहाँ पे आके मेरे को फॉलो कर सकते हैं और मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आप वहाँ पे कुछ पूछना चाहें, मैं वहाँ पर भी बहुत ही जल्दी रिप्लाई करता हूँ, तो हम वो भी कर सकते हैं। एंड बाकी दैट्स इट, आई नीड सम रेस्ट। इतनी लंबी वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाई, ऐसा लग रहा है मैंने पूरा महाभारत लिख दिया है, बट जस्ट फॉर यू गाइज। मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को सोनी अल्फ़ा की सेटिंग बहुत ही डॉन्टिंग लगती है और उनके मेन्यू के अंदर जाके ढूंढ के उनको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं कोशिश करूँ, हो सकता है इससे किसी की मदद हो पाए, राइट। आज के लिए इतना ही गाइज, एंड दैट्स इट। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और एंजॉय योर टाइम, सी यू सून एंड हैव फन। बाय बाय, जय हिंद।